अहमद को फातिमा के साथ बिठाया गया था कि फंक्शन कंबाइन था। मेहंदी का फंक्शन अपने अरूज पर था। गांव के सब अमीर गरीब लोग सब मदऊ थे, तो बख्त के जानने वालों का हल्का अहबाब भी जमा था। फातिमा सर झुकाए हाथों पर मेहंदी लगवा रही थी। सब लड़के मिलकर लुडियां डाल रहे थे। शाज़िम की लुडियां तो देखने लायक थीं। हुमा का दुपट्टा ले रखा था। दुपट्टे का कोना मुंह में दिए वो बड़ी मजाहिया लुडियां डाल रहा था, जिससे सब हंस रहे थे। जरगून ने होंठ भींचे कि हनान अभी तक घर नहीं आया था। ये कहाँ चला गया? या अल्लाह, मेरे हनान की हिफाजत करना। वो दिल में बड़बड़ाती हुई अपने शौहर को ढूंढने लगी, जो गार्डन के वसत में खड़ा बहुत से लोगों में घिरा हुआ था। वाइट सूट पर ब्लैक वास्केट कोट पहने वो अपनी मर्दाना वजाहत में कमाल दिखता था। क्या मुझे इन्हें बताना चाहिए हनान के बारे में? वो सोचती हुई खड़ी हुई। नहीं, इन्हें बताया तो पता नहीं क्या समझें। उफ़ अल्लाह, तू ही रास्ता दिखा। इस लंगूर को देखो कैसे मेरी फातिमा के साथ बैठा हुआ है। बच्चू बैठ लो, आज जितना बैठना, कल तो मेरा भाई बैठेगा और खूब जमकर बैठेगा। उफ़ अल्लाह, वो वक्त कब आएगा? वो पुरजोश अंदाज में बड़बड़ाती हुई पलटी, फिर ठटकी। उसके शौहर के साथ एक लड़की खड़ी थी, जो मोबाइल में उसके साथ सेल्फी लेने के लिए कह रही थी, जबकि वो संजीदगी से सर नफी में हिला रहा था। वो गुस्से से इस लड़की की तरफ बढ़ी। अरे, आप क्यों मना कर रहे? बाजी के साथ तस्वीर लेने से ऐसे किसी को हर्ट करना अच्छी बात नहीं। वो बख्त का बाजू हाथों में थामती हुई बख्त से खफगी से बोली। बाजी? वो लड़की हैरत से बड़बड़ाई थी। वो दिखने में तो उसकी हम नजर आती थी, फिर वो बाजी उसे किस शौक में बना गई थी। अब लें आप तस्वीर। वो बख्त का बाजू दोनों हाथों में थामती हुई मसनूई मुस्कान से बोली। बख्त ने गहरा सांस लेते हुए उसे देखा, फिर संजीदगी से आईब्रो उचकाए कि इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। वो लड़की बुरे बुरे मुंह बनाती हुई तस्वीर लेती वहां से निकल गई। अब तो बाजू छोड़ दो, वो चली गई है। वो संजीदगी से बोला कि बहुत से लोग उन्हीं की तरफ मुतवज्जा थे। ये लें आपका बाजू, उखाड़ कर साथ नहीं ले जा रही थी। बहुत ही अक्कड़ है बड़े मियाँ में। वो उसका बाजू छोड़कर खफगी से बड़बड़ाती हुई वहां से निकल गई, जबकि वो मुस्कुराती आंखों से उसकी पुश्त देखता अपनी तरफ आते मेहमान की तरफ बढ़ा। पूरा फंक्शन अहमद की नजरें माला पर ही मरकूज रहीं। वो दिल के हाथों बेबस था। उसने भाई से कहा था कि वो फातिमा से शादी नहीं करना चाहता, वो उसके स्टैंडर्ड की नहीं, लेकिन भाई ने उसे डांट दिया था कि शादी तो उसकी फातिमा से ही होगी, जिस पर वो चुप कर गया था। मेहंदी का फंक्शन रात देर तक चला था। वो और हिना आज फातिमा के साथ सोई थी। बख्त उसका वेट करता करता चेयर पर ही बैठा सो गया था। सुबह के तकरीबन 5 बज रहे थे जब वो हनी के रूम में आई। सब लोग अभी तक सो रहे थे। उसका दिल दहक से रह गया अपने भाई की हालत देखकर। उसे इस राह पर लाने वाली वो खुद ही तो थी। एक आंसू आंख से टपका था, जिस वो उंगली से पहुंचती उसके करीब नीचे बैठी। हनान ने सुर्ख आंखों से अपनी आपी को देखा। आपी, आप ठीक तो हैं? आप रोई क्यों हैं? हनान झट से नीचे से उठकर बैठता हुआ परेशानी से बोला। वो मुस्कुरा दी। भला ऐसा किसी का भाई था? खुद की उसकी हालत खराब थी और वो उसके एक आंसू से परेशान होता? उठकर बैठ गया था। वो सर नफी में हिलाती झुककर उसके बिखरे बाल चूम गई। तुम कल कहाँ थे? हनी, जब आपी ने कहा है कि वो फातिमा को तुम्हारा ही बनाएगी, तो फिर क्यों परेशान हो? मैं हूं ना, भरोसा रखो मुझ पर। मेरे लिए, पापा के लिए, फातिमा के लिए। खुद को संभालो, ऐसे कैसे चलेगा? उसके हाथ हाथों में लेती हुई संजीदगी से बोली। हनान मुस्कुराया, फिर एकदम से उसके गले लगा था। आपी, आई डोंट नो मैं कब फातिमा जी को इतनी मोहब्बत करने लगा कि अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। आप कोई गलत काम नहीं करेंगी। वो अगर मेरे नसीब में होती तो वो मुझे मिल जाती। मैं नहीं चाहता किसी गलत तरीके से हम उन्हें अपनाएं और बख्त भाई की इज्जत पर आंच आए। वो जरगून के हाथ आंखों से लगाता भराए हुए लहजे में बोला। वो दुखी दिल से अपने भाई को देखती उठी। उठो, नहाकर फ्रेश हो जाओ। मैं तब तक तुम्हारे लिए बहुत ही कड़क सी चाय बनाकर लाती हूँ, फिर बहन भाई मिलकर पियेंगे। वो उसे जबरदस्ती उठाती हुई बोली। वो सारे हिलाता हुआ वॉशरूम की तरफ चला गया, जबकि वो सीने पर हाथ रखती रो दी। वो तो अपने भाई को टूटा हुआ नहीं देख सकती थी, किसी सूरत नहीं। वो आंसू पहुंचती हुई कमरे से चली गई। खिड़की के साथ खड़ा वजूद एकदम से पीछे हुआ था। फातिमा पार्लर चली गई थी तैयार होने। उसके साथ जरगुल और मदीखा भी थीं। जरगून घर पर ही थी।
कि घर में बहुत से मेहमान आ रहे थे जिन्हें वो बहुत अच्छे से अटेंड कर रही थी। शादी का अरेंज घर के पिछले गार्डन में ही किया गया था। बख्त और बाकी लड़के सुबह से पिछले गार्डन में ही अरेंजमेंट्स वगैरह देख रहे थे। वो 3-4 बार उसका रास्ता देख चुकी थी, लेकिन वो था कि आ ही नहीं रहा था। उफ, मैं आज इतनी प्यारी लग रही हूँ और ये है कि मुझे देख ही नहीं रहे, कब आएंगे। ये फोन भी बिजी, पता नहीं किस सौतन से इतनी देर से बातें कर रहे हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। फिर दिल को करार सा आया था क्योंकि वो सामने से आता हुआ जो दिखाई दिया था वो उसे देखता एकदम से रुका था। वो गहरा सांस हवा में खारिज करती उसे देखती रही जो रफ से हुलिये में था। वो धीमे से कदमों से चलता उसके करीब आ रुका था। आज तो बाल कमर तक आ रहे थे क्योंकि उन्हें पहली बार स्ट्रेट जो किया था। बेबी पिंक कलर का लहंगा चोली जिस पर कॉपर कलर का भारी काम किया गया था। नीचे कॉपर कलर की ही ऊंची सैंडल पहने, कानों में भारी गोल्ड के झुमके, एक कलाई में पिंक कांच की चूड़ियां तो दूसरी में रुकैया दादी की दी सोने की चूड़ियां। वो डार्क मेकअप में बहुत प्यारी लग रही थी। कैसी लग रही हूँ? वो लहंगा चुटकियों से पकड़कर लहराती हुई उससे पूछने लगी, जो उसके बालों को नापसंदीदा नजरों से देख रही थी। जरगून बालों का क्या हशर कर दिया है? मुझे तुम्हारे कर्ली बाल ही पसंद है, मुझे वही चाहिए। वो संजीदगी से बोला। क्या? मैंने इतने पैसे देकर पार्लर वाली से इतने अच्छे बाल स्ट्रेट करवाए हैं और आप हैं कि हद कर दी है, मुझे तो स्ट्रेट ही पसंद है। वो गुस्से से बोली। ओके, तुम्हारी मर्जी, वैसे प्यारी लग रही हो। वो गंभीर लहजे में कहता उसका हाथ पकड़कर होंठों से लगाता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसे रेडी भी तो होना था ना। वो पलट कर उसे देखती हुई अपने बालों को देखने लगी। काम कहाँ तक पहुंचा? वो सरगोशी से फोन में बोली। मैडम जी, गड़बड़ हो गई है। शामी भाई को उनका पिस्टल नहीं मिल रहा। बस हम दोनों सुबह से ही वो ढूंढ रहे हैं, जैसे ही मिलती है उसको उठवा लेंगे। शानी ने घबराए हुए लहजे में कहा, जिस पर वो शॉक हुई। क्या मतलब है? बारात आने वाली है और तुम दोनों से अभी तक काम नहीं हुआ? मेरे हाथ लगो जरा, वो मारूंगी कि याद रखोगे। वो गुस्से से बोली। चेहरे के नकुश परेशानी में ढल गए थे। बाजी जी, हमारा क्या कसूर? अब हम पिस्टल के बिना तो किसी को किडनैप नहीं कर सकते ना। शामी ने फोन शानी के हाथ से लेते हुए कहा। मर जाओ कहीं, खप जाओ, मेरी बला से शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी। मैं खुद कर लूंगी कुछ ना कुछ, और अब अगर बाजी बोला तो जान से मार दूंगी। बड़े आए बाजी कहने वाले। वो कहते ही परेशानी से फोन पटक चुकी थी। उफ, अब क्या करूं? बारात तो निकलने वाली है, यहाँ कैसे इसे गायब कर सकूंगी? लेकिन मैं फातिमा की शादी भी तो इस अहमद से नहीं होने दे सकती ना। वो इधर उधर चक्कर लगाती हुई परेशानी से बोली। इसे किडनैप करना है, अर्जेंट। एक तस्वीर वो वजूद किसी को सेंड करता हुआ स्पॉट लहजे में बोला। काम हो जाएगा साहब जी, बस पेमेंट रेडी रखिएगा हमारी। वो आदमी तस्वीर गौर से देखता हुआ बोला। काम करो, पैसे उसी वक्त मिल जाएंगे, जो कहा है वैसा ही करना है, ओके? वो वजूद फोन में किसी से कहता हुआ आगे बढ़ गया। फातिमा तैयार होकर आ चुकी थी, रेड लहंगे में, भारी ज्वेलरी पहने, डार्क मेकअप में। वो सादी सी सांवली सी फातिमा तो लग ही नहीं रही थी। ये तो कोई और थी जो पहचानी ही नहीं जा रही थी। जरगोन का दिल ही नहीं कर रहा था वो फातिमा के पास जाए, कि वो उसे किसी और के लिए सजा हुआ नहीं देख सकती थी। उफ, अब मैं क्या करूं? कुछ ही देर में बारात आने का शोर सा उठा था। वो धड़कते दिल से फर्श पर ही बैठ गई। हिचकियों से रोती हुई वो जरगोन तो लग ही नहीं रही थी। नहीं, फातिमा मेरे हनान की है, मैंने उससे वादा किया है। जरगोन तुम ऐसे नहीं बैठ सकती, अभी निकाह हुआ तो नहीं ना। वो आंसू अच्छी तरह पहुंचती हुई उठी थी। खुद को मजबूत करती वो बाहर आई, जहां बारात पर फूल निछावर करके उन्हें स्टेज पर बिठा दिया गया था। अहमद संजीदगी से स्टेज पर बैठा हुआ था। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, वो गुस्से से बोलती हुई हाल की तरफ बढ़ी। वो रात का फायदा उठाती हुई मेन स्विच वाले कमरे की तरफ बढ़ी, जहां पहले ही 3 आदमी खड़े थे, जिनके चेहरों पर मास्क था। वो इन्हें देखकर घबराई और वो उसे, जी हम लाइट वगैरह का सिस्टम चेक करने आए थे यहाँ। उनमें से एक लड़का उसे अपनी सफाई पेश करने लगा। वो सर हिलाती हुई बाहर निकल गई। उफ, अब मैं क्या करूं? वो परेशानी से सोचती हुई फिर से गार्डन में आई, जहां दुल्हा नहीं था। वो हैरत से दूल्हे की खाली कुर्सी देखकर जल्दी से स्टेज के ऊपर आई। ये दूल्हा कहाँ गया? वो हैरत से एक लड़की से बोली, जिसने लाइल्मी से शाने उचकाए थे। वो पलटने लगी थी जब रुकी। वो जी दूल्हा वॉशरूम गया है, मौलवी जी ने उसे देखते हुए बताया।
जिस पर वो मौलवी की तरफ पलटी। शुक्रिया मौलवी जी, लेकिन आप एक बात तो बताएं, क्या इस पूरे गांव में सिर्फ आप ही निकाह पढ़वाने वाले ही रह गए हैं? वो कमर पर हाथ रखती हुई तन से बोली। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पहले मेरे अब्बू निकाह पढ़वाते थे, अब उनकी वफात के बाद मैं पढ़वाता हूँ। ये तो हमारे बुजुर्गों से चलती आ रही है लड़ी। मौलवी जी तो अपना हस्बो नज़ब ही खोल चुके थे। वो तगड़ी घूरी से मौलवी को नवाजती हुई स्टेज से जल्दी से उतरती हुई हाल के वॉशरूम की जानिब भागी। वो गहरा सांस लेती इर्द गिर्द देखने लगी। हाल वीरान था कि सब तो बाहर गार्डन में थे ना, ये वॉशरूम से बाहर क्यों नहीं आ रहा? उफ अल्लाह, ये जल्दी बाहर आ जाए, ये ना हो कोई आ जाए। वो गुस्से से झुंझलाई, हाथ में क्रिस्टल का वास पकड़ा हुआ था। वो चौंकी, डोर तो खुला हुआ था, ये कहाँ गया? उफ, लगता है इस मौलवी की बातों ने देरी कर दी मैंने यहाँ आने में। मौलवी, तुम्हें तो छोड़ूंगी नहीं मैं। वो गुस्से से बाएं कॉरिडोर की तरफ भागी थी। गार्डन में तो दूल्हा अभी भी नहीं आया था। वो लबों पर हाथ रखती बख्त को देखने लगी, जो आगा जी के पास खड़ा सर झुकाए उनकी बात सुन रहा था। तब ही बिलाल उसके पास आया था, चेहरा उतरा हुआ था। वो बख्त और आगा जी को पता नहीं क्या कह रहा था कि इन दोनों के चेहरे पर गुस्सा था। बख्त ने बहुत संजीदगी से उसे देखते हुए सर हिलाया था, जिस पर आगा जी ने शौक से बख्त के चेहरे के तासरात देखे थे। वो लहंगा चुटकियों से पकड़ती हुई उनके करीब आई, जहां अब घर के सब अफराद इकट्ठे हो चुके थे, जिनके चेहरों पर दबा दबा सा गुस्सा था, जबकि अजलान के नकूश में कोई तासुर नहीं था। क्या हुआ है? वो आजम साहब से पूछने लगी थी, जिस पर आगा जी ने मोबाइल बिलाल के हाथ से लेकर रिकॉर्डिंग पर चलाया। भाई, मैं जा रहा हूँ। मैंने आपको कितनी बार कहा मैं ये शादी नहीं करना चाहता, लेकिन आपने मेरी नहीं मानी, मुझे कल से अकेला तक नहीं छोड़ा। फातिमा बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन मेरी और उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। मैं जा रहा हूँ, आप प्लीज बख्त भाई से मेरी तरफ से माफी मांग लीजिएगा। मैं जानता हूँ मेरी माफी उनके नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैं आपके दबाव में आकर शादी कर लेता तो मैं फातिमा को उसकी सही जगह नहीं दे पाता, तो किसका नुकसान होता? मैं ये कदम सोच समझ कर उठा रहा हूँ। आप सब मुझे माफ कर दीजिएगा, आपका भाई अहमद। जरगून ने बेसाख्ता अपना हाथ अपने लबों पर रखा था। क्या खुदा ऐसे भी रास्ता निकालता है? जब सब रास्ते बंद हो गए थे तो कैसे उसके खुदा ने उसके लिए रास्ता निकाला था? वो हैरत ज़दा सी थी। फिर उसने हनान को तलाशा, लेकिन वो कहीं नहीं था। वो मुस्कुराई, जिस पर बख्त ने उसे तीखी नजरों से देखा। वो होंठों को बेसाख्ता दांतों तले दबा गई थी, उसकी खुशमगीन नजरों के डर से। बिलाल और उसकी फैमिली बख्त से माफी मांगकर जाने लगे थे जब जरगून की आवाज पर वो रुके। शादी तो हो लेने दे, फिर चले जाइएगा। वो उनको पलटता देखकर बुलंद आवाज में बोली, जिस पर सबने हैरत से इस लड़की को देखा। मौलवी साहब जो जाने लगे थे, उसकी बात सुनकर एकदम से फिर से चेयर पर बैठे कि शादियों पर हंगामा होना इनके खानदान का एक हिस्सा बन चुका था। जरगून, बख्त ने तंबीह लहजे पर उसने बख्त को देखा। फिर उसने आजम साहब से आंखों ही आंखों में कोई इशारा किया था। बख्त, मैं चाहता हूं ये निकाह हो, और अभी हो। हम एक बार फिर फातिमा का हाथ तुमसे बहुत इज्जत से हनान के लिए मांगते हैं। आजम साहब अपने बेटे की हालत से आगाह हो चुके थे, इसलिए वो बख्त से अपने बेटे के लिए, उसकी बहन के रिश्ते के लिए एक बार फिर से तलबगार बन बैठे थे। बख्त को चुप देखकर वो लर्जी कि कहीं वो इनकार न कर दे, इसलिए वो उसके सामने हाथ जोड़ गई थी। बख्त साकित हुआ था। जरगून, पागल हो? वो उसके हाथों में लेता हुआ गुस्से से बोला, जबकि मौलवी जी ने नखुवत से सर झटका, उसके हाथ बख्त के हाथों में देखकर। बेशर्मी की भी कोई हद होती है, बड़ों का तो लिहाज ही नहीं रहा आजकल के लड़के लड़कियों में। मौलवी जी नखुवत से बोले थे। मौलवी जी, वो दोनों मियाँ बीवी हैं, हाथ तो पकड़ ही सकते हैं सबके सामने। जरगुल ने हैरत से मौलवी की बड़बड़ाहट सुनकर कहा, जिस पर मौलवी जी सर झटक कर रह गए थे। बाबा जान, मान जाइए ना, हिना ने बाप का हाथ पकड़ते हुए कहा। बख्त मुस्कुराया था, जिस पर सभी के चेहरों पर हल्का सा तबस्सुम फैला था, जबकि लोगों में सरगोशियां जारी थीं। ले आओ हनान को, मैं फातिमा को ले आता हूं। वो जरगून से हल्के तबस्सुम से बोला था। वो खिलखिलाई थी। वो उछलकर आगा मेंशन की तरफ दौड़ी थी। वो बाप बेटी मुस्कुराते हुए अपनी हवेली की जानिब बढ़े फातिमा को लाने, जबकि लोग हैरत से दंग थे कि कोई भी निकाह बिना हंगामे के ये लोग क्यों नहीं करते। बख्त और हिना दुल्हन बनी फातिमा के पास आए, जिसके पास मदीहा, हुमा और भी 3-4 लड़कियां थीं।
वो बेड पर साकित सी बैठी थी, टूट कर रूप आया था उस पर। मुझे फातिमा से अकेले में बात करनी है। उसके संजीदगी से कहने पर सब लड़कियां बाहर चली गईं। फातिमा ने झुका सर उठाया, फिर अपने भाई को देखती वो दौड़कर अपने भाई के कुशादा मेहरबान सीने से लगी थी। भाई, मेरा वजूद आपके लिए हमेशा परेशानियां लेकर आता है। आज भी मेरे वजूद ने आपको सबके सामने शर्मिंदा कर दिया है। उसे पता चल चुका था दूल्हा भाग गया है। फातिमा मेरी जान, आपका वजूद मेरे अल्लाह की रहमत है, तो ऐसा सोचकर खुद को तकलीफ मत दिया करो। वक्त उसका सर बार बार चूमता हुआ कह रहा था। वो सर उठाए अपने भाई को देखने लगी, जो अब धीमे से उसे कुछ समझा रहा था, जिस पर वो हैरत से 2-3 कदम पीछे हुई। भाई, हनान मुझसे छोटा है और जरूरी तो नहीं जिंदगी में शादी की जाए। मुझे नहीं करनी शादी, मैं बस आपके मेहरबान वजूद के साए में रहना चाहती हूँ। वो लरज उठी थी उसकी बात सुनकर। फातिमा, अपने भाई को माफ कर दो। उसने तुम्हारे लिए गलत इंतखाब किया था, लेकिन ये इंतखाब अल्लाह का है फातिमा, और यकीन मानो तुम्हारे भाई की खुशी भी इसी में है। वो उसके हाथ थामता हुआ बोला। फातिमा एक बार फिर भाई की खुशी के आगे सर झुका गई थी। हिना दोनों हाथों से तालियां मारती उछली थी। ये सरासर जरगून की कापी थी, वो भी तो ऐसे ही उछलती थी। बख्त और फातिमा उसे देखते मुस्कुरा दिए थे। जरगून हनान का बाजू पकड़े गार्डन में आई थी। हनान के चेहरे पर हैरत ही हैरत थी, वो यकीन नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ से वो तीनों भी आ रहे थे। जरगून भागती हुई फातिमा के गले लगी थी। वो फातिमा का माथा चूमती उसे साथ लिए स्टेज पर चढ़ी थी। दूर खड़ी माला जब्त से आंसू आंखों में ही रोकती रह गई। ये क्या हुआ था? शायद वो दोनों बने ही एक दूसरे के लिए थे, तभी तो माला का सच्चा प्यार भी हनान के दिल में कोई फीलिंग नहीं जगा पाया था। वो मुस्कुरा दी थी। हनान के चेहरे पर हल्की मुस्कान देखकर जरूरी तो नहीं जो चीज हमें ना मिल सके हम उसके खिलाफ हो जाएं। इश्क ऐसा ही होता है, महबूब की खुशी ही मानी रखती है, फिर चाहे वो किसी और की खुशी में ही क्यों ना छुपी हो। वो आंसू साफ करके सब घर वालों के करीब चली गई। मौलवी जी चेहरे पर गुस्सा लिए निकाह पढ़वा रहे थे। सब बुजुर्ग भी कदौरतें बुलाए चेहरों पर मुस्कुराहट लिए उनके साथ मौजूद थे। जरगून ने मुस्कुराकर बख्त को देखा और बख्त ने उसे। फिर वो चौंका। उसने तो अब गौर किया था, उसके बाल फिर से अपनी असली सूरत में मौजूद थे। कर्ली हेयर उसके कंधों पर बिखरे उसके चेहरे की मासूमियत में इजाफा कर रहे थे। बख्त ने बिना किसी की नजरों में आए उसके बालों पर होंठ रखे थे। सिवाय 2 इंसानों के किसी ने नहीं देखी थी ये हरकत, मौलवी और शाजिम के। शाजिम ने तो मुस्कुराकर इनको कैमरे की आंख में कैद कर लिया था और मौलवी ने गुस्से से सर झटका। वो रजिस्टर लेते सबसे हाथ मिलाते हुए वहां से निकल गए। ला हौल वला कुव्वत। मौलवी जी बड़बड़ाते हुए वहां से निकल गए। जरगून ने उसके होंठों के लम्स पर उसे देखा। आपके लिए कुछ भी, उसने मुस्कुराकर होले से कहा था, जिस पर वो धीमे से मुस्कुरा दिया। जरगुल ने खुद को देखते खयाम को घूरा, जो वाइट सूट पहने काफी हैंडसम लग रहा था, और नजरें तो चिपकी ही जरगुल के वजूद से थीं। जरगुल पहली बार इतने अरसे बाद उसके यूं देखने पर मुस्कुरा दी थी। हनान ने बेयकीनी से अपने साथ बैठी हस्ती के हाथों को होले से उंगली से छुआ कि वो यकीन करना चाह रहा था कि वो कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा। फातिमा ने हैरत से उसकी हरकत देखी थी। वो फातिमा को हनान के कमरे में छोड़ आई थी। फिर वहां से होती वो आगा जी के कमरे में आई, जो अकेले बैठे हुक्का पी रहे थे। आपकी बीवी कहाँ है? वो अंदर आती हुई बोली। मुझे बूढ़े को क्या पता, वो तासुफ से बोले। हाँ, इस उम्र में भी इतनी मोहब्बत, उनके नजरों से ओझल होते ही गुस्सा। वाह वाह। वो मुस्कुराते हुए उन्हें कंधा मारती हुई शरारत से बोली। आगा जी ने उसे घूरा। खुश हो? आगा जी ने उसके सुर्ख चेहरे को देखते हुए पूछा। हाँ, बहुत ज्यादा। वो एकदम से खिलखिलाकर बोली थी, जिस पर आगा जी मुस्कुराए। शुक्र है, वरना मुझे लगा था कहीं तुम्हारे और बख्त के रिश्ते में दरार ना आ जाए। आगा जी गहरी सांस लेते तशक्कुर से बोले। वो हड हराम आए ही नहीं थे, डरपोक कहीं के। आगा जी, आप भी किसी ढंग के किडनैपर का पता देते ना। वो नाक सकोड़ती हुई नखुवत से बोली। बेटे, आपके आगा जी कोई किडनैपर नहीं थे जो तरह तरह के किडनैपर को जानते हों। आगा जी उसे घूरते हुए बोले। वो मुंह बसोर कर रह गई। वैसे बेटा जी, 2 माह से ऊपर हो गए हैं आपकी शादी को। आपने शर्त रखी थी कि 2 माह बाद आपको तलाक चाहिए थी। मेरे बख्त से इसका क्या हुआ? आगा जी ने मुस्कुराते हुए उसे छेड़ा।
वो असल में जानना चाह रहे थे वो आगे से भला क्या जवाब देती है। अंदर आते वजूद के कदम वही रुक गए थे। वो शरारत से मुस्कुराई थी। अब आगा जी को तंग भी तो करना था ना, लेकिन उसे नहीं पता था उसकी शरारत उस पर कितनी भारी पड़ेगी। वो शर्त कायम है, मुझे नहीं रहना उनके साथ। भला एक बेटी के बाप के साथ कौन रहना चाहेगा। उसके चलते होंठ साकित हुए। दहलीज पर खड़े वजूद को देखकर जो हारा हुआ साकित सा खड़ा था वो डर कर खड़ी हुई थी।